हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम स्टार्ट करें ओशनोग्राफी से। तो सबसे पहले ओशन में यहाँ पे हम देख सकते हैं सी वाटर कंटेंट होता है 965 एंड उसमें 34.4 ग्राम्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं सैलिनिटी कंपोनेंट होता है। सैलिनिटी के अंदर आता है NaCl सॉल्ट जिसको बोलते हैं, सोडियम एंड क्लोराइड सबसे ज्यादा कंटेंट जो कि कंट्रीब्यूट करता है सैलिनिटी में। उसके अलावा बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फेट्स, ये सब प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर रिलीफ की बात करते हैं ओशन फ्लोर में, तो सबसे पहले यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स होते हैं, बीच वाला एरिया होता है। उसके बाद आता है धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देन जब स्टीप स्लोप हो जाती है तो आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। एंड देन आता है कॉन्टिनेंटल राइज, जब जो स्टीपनेस है स्लोप की वो धीरे धीरे कम होती जाती है एंड प्लेन की तरफ, प्लेन के जैसा ये एरिया बनने लगता है। एंड जहाँ पे स्टीपनेस जो है वो कम, बिल्कुल कम हो जाती है, उसको बोलते हैं हम सी फ्लोर या फिर अबाइसल प्लेन। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अगर बात करते हैं, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक ऐसा एरिया है, या फिर इसको आप बोल सकते हो ये बॉर्डर एरिया है हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। सो बेसिकली जो कॉन्टिनेंटल हमारी प्लेट है, उसका जो एरिया है, उसका जो बाउंड्री वाला एरिया है जिसमें सी लेवल में राइज की वजह से सबमर्ज होता जा रहा है वो वाटर के अंदर, उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। एंड जब ये एरिया की स्टीपनेस बढ़ने लगती है एकदम से स्लैंटिंग डायरेक्शन में, एंड वो उसकी जो स्लोप है वो स्टीप होती जाती है, उसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। अब एक टाइम आता है जब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है ओशन में, तो जो स्टीपनेस है वो कम होती जाती है। तो जिस एंगल पे वो कम होना शुरू होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। एंड धीरे धीरे जब स्टीपनेस बिल्कुल कम हो जाती है एंड प्लेन एरिया आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओशन फ्लोर या फिर अबाइसल प्लेन। अब अबाइसल प्लेन जो होता है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सी माउंट या फिर गायोट्स या फिर अबाइसल हिल, ये सब हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबमरीन कैनियंस भी होते हैं। अब अगर कोई रिवर का ड्रेनेज हो रहा है ओशन के अंदर, तो जो पाथ वो फॉलो कर रही है वहां पे इरोजन और भी ज्यादा होगा, तो हल्का सा डिप्रेशन वहां पे फॉर्म होएगा स्ट्रीम के फ्लो की वजह से, जिससे केनियन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं सबमरीन केनियन, जो कि अंडरग्राउंड अंडर वाटर केनियन फॉर्म हो रहा है। इसके बाद आता है सी माउंट, गायोट्स, अबाइसल हिल। इन सब का ओरिजिन वॉल्केनिक होता है, जैसा हमने कल भी देखा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, कि कैसे जो हमारा कन्वेक्शन करंट काम करते हैं, जिससे मैग्मा जो है डाइवर्जेंट प्लेट्स की बाउंड्री पे जगह मिलती है एस्टेनोस्फेयर को, मैग्मा को ऊपर सरफेस पे आने के लिए, जिसकी वजह से लावा जो है वो सॉलिडिफाई होता है एंड धीरे धीरे रिजेस लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। अब रिजेस जो बनते हैं, जो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर पानी के अंदर बन रहे हैं, उसमें अलग अलग टाइप होते हैं, जिसके टाइप्स को हम यहाँ पे तीन टाइप हम देखेंगे: सी माउंट्स, गयोट्स एंड अबाइसल हिल। उन रिजेस की करो ना, अलग। एक हम्म। चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, तो हम्म। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पूरे इन फीचर्स के अंदर से एक ऐसी चीज है जिसको डिफाइन किया गया है यूएन क्लोज के अंदर, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। जब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर हम पॉली मेटेलिक नोड्यूल से लेके क्रिटिकल मिनरल जो है उनका हम डीप सी एक्सप्लोरेशन भी यहाँ पर करते हैं, तो वो यही इलाका है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला इलाका है, जहाँ पर वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अलग अलग कंट्रीज को दिया जाता है। अगर शेल्फ की बात करें, तीन तरीके की होती है। पहली हमारी इनर, दूसरी आउटर और तीसरी मिड, यानी ये भी तीन भागों के अंदर डिवाइडेड होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसके इस एक चीज और मैं ऐड करूंगा, देन यू कैन कंटिन्यू, कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत कम उसका जो है एक्सटेंशन होता है, और कहीं पर होता है बहुत लार्ज होता है। तो साइबेरियन अगर कंट्रीज की बात करें, सो इन द आर्कटिक ओशन वी हैव लार्जर कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज। और इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बिहाफ पर कुछ ऐसे कोस्ट होते हैं जहां पर ड्रेजिंग कराने की जरूरत पड़ती है और कहीं पर नहीं पड़ती है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशनल एक्टिविटीज बाय द rivers and in the drains in various continents. Continue करो ना। तो यहाँ पे ये तीनों कैटेगराइजेशन है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हमने डिटेल में देख लिया। यहाँ पे इरोजन होता है बेसिकली वेव्स का, जिसकी वजह से जो बाउंड्री है एक तरीके से कॉन्टिनेंटल प्लेट की, वो सबमर्ज होती जा रही है सी लेवल, वाटर सी लेवल में राइज होने की वजह से। तो इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से एक्सटेंशन है ऑफ लैंड सेडिमेंट्स विच आर डिपॉजिटेड बाय द रिवर। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया होता है, जैसे जैसे स्टीपनेस बढ़ती जाती है कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है,
जहाँ पे स्टीपनेस कम होने लगती है, सी फ्लोर के पास आने लगता है, तो कॉन्टिनेंटल राइज, एंड देन हमारा अबाइसल प्लेन आने लगता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, इट कंप्राइजेस 7.5% ऑफ द टोटल ओशन बॉटम। यहाँ पे शैलो वाटर प्रेजेंट होता है। इसके बाद जैसे कि पॉलीमेटालिक नड्यूल्स की हमने बात की, यहीं पे हमें मिलते हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप जो आता है, यहाँ पे स्टीपनेस बढ़ने लगती है हमारी स्लोप की, एंड a belt of sediments which is deposited along the base, जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद डिपॉजिटेड होते हैं, उनको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप फॉर्म करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप ऑफ दिस रीजन वेरीज बिटवीन 2 डिग्री to 5 डिग्री। तो ये हमारा जो एरिया है कॉन्टिनेंटल स्लोप का एरिया है। इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइज, जहाँ पे जो स्टीपनेस है ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होने लगती है जैसे जैसे हमारी डेप्थ बढ़ती जाती है, एंड हमारा फ्लैट रीजन आने लगता है, जिस फ्लैट रीजन को हम अबाइसल प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे बाउंड्री है कॉन्टिनेंटल राइज, एंड उसके बाद मतलब कॉन्टिनेंटल स्लोप और अबाइसल प्लेन के बीच में कॉन्टिनेंटल राइज हम देखते हैं। फिर आता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कि अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ के लैंडमास में, जिसको अबाइसल प्लेन हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ओशियनिक क्रस्ट जिस जो फॉर्म करती है, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्टीपनेस जहाँ पे हो रही है कॉन्टिनेंटल स्लोप, यहाँ पे स्टीपनेस कम हो गई तो कॉन्टिनेंटल राइज इस एरिया को बोलते हैं। एंड इसके बाद अबाइसल प्लेन, जहाँ पे हमें सारे लैंडफॉर्म सबसे ज्यादा दिखते हैं, सी माउंट्स हो गया या फिर हिल्स हो गया, या जो रिजेस फॉर्म होती है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे। सो इसके बाद आता है अबाइसल प्लेन, जिसकी डेप्थ होती है 3000 मीटर to 6000 मीटर। ये जो अबाइसल प्लेन होते हैं, दे स्टार्ट एट द बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंटल राइज। एक सेकंड। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अलग अलग फीचर्स की, जो हमें ओशैनिक ओशैनोग्राफी के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो हमने बात की कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसी के अलावा और क्या चीजें हैं, तो जब हम बात करते हैं कि जो सी सरफेस है वहां पर जो प्लेन्स बनते हैं उनको बोला जाता है एबीसल प्लेन, डीप सी प्लेन या ओशन फ्लोर। यानी ओशन फ्लोर पर बनने वाले जो प्लेन्स हैं उनको एबीसल प्लेन बोला जाता है। अगर डेप्थ की बात करें तो 3000 से 6000 मीटर बिलो दी ओशियानिक सी सरफेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्लेन्स हैं इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है कॉन्टिनेंटल राइज से। यानी कॉन्टिनेंटल राइज क्या हुआ, जहां से आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म होता है वहां से कॉन्टिनेंटल राइज आपका शुरू होता है। कैसे बनते हैं, एक्यूमुलेशन होता है सेडिमेंट्स का सी फ्लोर के अंदर, रिवर से आ रहे हैं, आपकी एस्चुरीज आ रही हैं, ड्रेन्स आ रहे हैं, सब कुछ जो वहां के मिल रहा है, जो सेडिमेंट्स वो डिपोजिट कर रहे हैं, उन्हीं से जो है डिपोजिशनल प्रोसेस से ही हमारा एबिसल प्लेन बनता है ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स। इसमें फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स भी होते हैं, जिसमें हम देखते हैं क्ले होती है, सिल्ट होती है। और ये जब डिपोजिशनल फीचर्स के साथ साथ अलग हम देखते हैं क्या, कि यहीं पर अलग अलग डिपोजिशनल फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि गुयोट, अटोल्स, सिल, ट्रेंचेस। सिल्स हमने देखा हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ एक डिपोजिशन होता है जिसकी हमने बात भी की थी। ट्रेंचेस खाइयां क्रिएट हो जाती हैं फ्लैट प्लेन्स के ऊपर, फिर उसके नीचे से हमने देखा कि वो जो वोल्केनिक एरप्शंस होती है रिजेस बनना शुरू हो जाते हैं दोनों तरफ, और वही कहीं ना कहीं जो ओशियानिक प्लेट्स होती हैं उनको डिटैच करने में मदद करती है। और इसी कारण से जो हमारे ओशन है, अलग अलग जो ओशंस हैं, वो उनकी प्लेट भी आपस में डाइवर्ज हो जाती है, तो यही कारण होता है उनका। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से मिनर फीचर्स हैं और कौन से मेजर फीचर्स हैं। तो जब हम बात करते हैं सी माउंट की, तो छोटी छोटी पहाड़ियां जो बन जाती हैं समुद्र के नीचे, गुयोट्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इनको। नीचे करो, नीचे इसमें ना पूरा वो है, डिफरेंस है। इसके बाद है तो रिजिड। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से अटोल्स जो होती हैं वो किस तरीके से अलग होती है, अलग अलग फीचर से। यहाँ पर जरूरी हमारे लिए जानना है कि कौन ओशियन बेसिन जो होता है वो कितना परसेंट ओशन फ्लोर को कवर करता है। तो दिस इज 76%। अलग अलग हम जोन की बात करें तो बिलो से अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि 10,000 मीटर के आसपास हमें ओशन ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं। और ओशन ट्रेंचेस का मतलब यही है कि नैरो रिल्स,
ऐसी नैरो रिल्स जहां पर हमें वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसके बाद एपिसल प्लेन्स, जहां हमने बात करी डिपोजिशनल एक्टिविटी से सेडिमेंट्स आकर इकट्ठा होते हैं, प्लेन्स बन जाते हैं, और इसी प्लेन के ऊपर सी माउंट बनते हैं, एटोल बनते हैं, छोटी छोटी जो पहाड़ हैं वो बन जाते हैं। फिर कॉन्टिनेंटल राइज, हमने बात की कि जहां से कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म होता है वहीं से राइज होता है। So this is a boundary line from where the continental rise happens when you go bottom to up, and then you have continental slope. स्लोप के बाद आपका नॉर्मल एक लेयर आ जाती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो आपको कोस्ट तक मीट करती है। मिड ओशियानिक रीजेस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इन द डायग्राम की किस तरीके से जो मेंटल रीजन है वहां से जब मैग्मा अपर रीजन के अंदर आता है, पेनिट्रेट करता है, तो नैरो रिल्स बनती हैं। रिल्स बनने की वजह से जो आपका एस्थीनोस्फेयर रीजन होता है वहां, और जो ओशियानिक बेल्ट, ओशियानिक जो प्लेट्स होती हैं वहां पर ये क्रस्ट जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मिड ओशियानिक रिजिस बनती है। मिड ओशियानिक रिजिस बनने से जो आपकी ओशियानिक प्लेट है वो भी डाइवर्ज हो जाती है। लेफ्ट पार्ट में एक ओशन आ जाता है, राइट पार्ट में आपका एक ओशन आ जाता है। टेक्टोनिक टाइटन्स, अब ये क्या होता है? प्लेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट मूव कॉन्स्टेंटली। हमने देखा, कल भी हमने बात की कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की हमने जब बात की थी, जो वैगनर साहब ने दी थी, उसमें भी उन्होंने ये बताया कि कॉन्स्टेंटली जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मोल्टन मैग्मा की जियोथर्मल ग्रेडियंट फोर्स है, वो इतनी प्रेशर के साथ काम करती है कि कॉन्स्टेंटली मूव होती है अर्थ की क्रस्ट इंटरनल फोर्सेज में। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनती रहती हैं, प्लेट जो आपस से हटती रहती हैं, डाइवर्जेंट जो है प्लेट्स, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आती रहती हैं। मोल्टन मेंटल, यानी जो आपका मेंटल रीजन है वहां से जो हॉट मोल्टन मैग्मा जब अपर मूवमेंट उसकी होती है, तो इस वजह से प्रेशर आता है, प्रेशर की वजह से प्लेट के ऊपर शियर फोर्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। वोल्केनिक इरप्शन, जो वोल्केनोज होते हैं, वो हमने देखा कि जब ये मोल्टन मैग्मा पेनिट्रेट करता है अपर सरफेस पे ओशन के, तो ये वोल्केनिक इरप्शंस होती है, इनसे ही वो रिजिस बनते हैं ऑन द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेंचेस, और सी फ्लोर स्प्रेड होता है। जब हमने बात की कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो मूवमेंट कर रही थी, तो ऐसा ओशियानिक प्लेट में भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि सी फ्लोर जो है आपका स्प्रेड हो गया है। आपका जितना सी फ्लोर था वो नया बनता भी रहता है और आपस से डाइवर्ज भी होता रहता है। इसी का अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहें, तो जब हम बात करते हैं खादर भांगर प्लेन्स, तो वो क्या होता है? वो यही होता है कि जब आपकी रिवर फ्लो कर रही है ड्रेनेज बेसिन के अंदर, और जो उसके दोनों साइड जो वर्टिकल लेटरल मोरेन्स इकट्ठे होते रहते हैं, जो नए होते रहते हैं वो बिल्कुल पेरिफेरी पे होते हैं, किनारे पर होते हैं, और जो पुराने हो जाते हैं वो और थोड़ा डिटैच होकर दूरी पर चले जाते हैं। सिमिलर फिनोमिनन वर्क्स है यहाँ पर भी। जब वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो नए नए जो मोल्टन इग्नियस फॉर्म्स ऑफ रॉक्स हैं वो बिल्कुल पेरिफेरी पे रहते हैं ट्रेंचेस की, लेकिन जैसे जैसे और मोल्टन मैग्मा बाहर आता है तो वो ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं, दोबारा से सी फ्लोर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। और मिड ओशियानिक रिजिस की वजह से ही ओशियानिक क्रस्ट बनते हैं। जब हम बात करते हैं तो ये जब सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है तो अलग अलग जब इग्नियस रॉक्स बाहर आ रहा है तो वो इस डिपॉजिट भी होता जा रहा है, जिसकी वजह से ओशियानिक क्रस्ट का कॉन्स्टेंटली फॉर्मेशन होता है। वो कूल हो जाता है, कूल होने के बाद ओशियानिक रिजिस बसाल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें ईयर वाइज, तो मोस्ट ओशियानिक क्रस्ट इन द ओशन बेसिन इज लेस देन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी 200 मिलियन साल पुराने जो हैं ओशन क्रस्ट ओशन बेसिन में हमें देखने को मिलते हैं, और कांस्टेंट रिन्यूएबल इनका होता रहता है, जो हमने अभी बात की। एल्फ्रेड वेगनर जी का यहाँ भी नाम है, जिन्होंने बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 के अंदर, तो उसका कहीं ना कहीं रिलेशन ओशियानोग्राफी से भी है। यहाँ पर बात होती है कि जो मिड ओशियानिक रिजिस है वो टीयरिंग ओपन द ओशन फ्लोर, वही रीजन है जिसकी वजह से जो मोल्टन मैग्मा बाहर आता है उसकी वजह से ओशन फ्लोर स्प्रेड होते हैं, अलग अलग डिपोजिशन होता है, अलग अलग तरीके की मिनर और मेजर फॉर्मेशंस होती हैं जिनकी हमने ऊपर बात की, एटोल बन जाते हैं, उसके बाद सी स्टैक बन जाते हैं, देन न्यू सी फ्लोर बनते हैं इस प्रोसेस के कारण जब मोल्टन मैग्मा बाहर आ रहा है। तो अगर कुल मिला के सारे डिस्कशन को कंक्लूड किया जाए कि ओशियानिक जो हमारे प्लेन्स हैं वो क्यों बनते हैं? डिपोजिशन से बनते हैं। ओशियानिक प्लेट और उसके जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है वो क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द मेंटल। मेंटल में क्यों? क्योंकि मेंटल से हॉट मोल्टन मैग्मा ऊपर आता है,
जब वो ऊपर आता है तो वो डिपॉजिट होता है दोनों साइड पर ट्रेंचेस की। जब वो दोनों साइड पर डिपॉजिट होता है तो वो स्ट्रेच होता चला जाता है ओवर द ईयर्स, क्योंकि कांस्टेंट हमारा मोल्टन मैग्मा ऊपर आता है। जब वो स्ट्रेच होता है तो ये सी फ्लोर स्प्रेड होता चला जाता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, नई नई ओशियनिक प्लेट्स आ जाती है। तो सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस। इसके बाद हम देखते हैं वोल्केनिक फीचर्स ऑफ रिजेस। तो हमने ये बात की क्या क्या चीजें बनती हैं। हाँ बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि यानी ये सारी चीजें जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं ये हमारे डाइवर्जेंट बाउंड्री पे ही होता है, तो ये भी याद रखना चाहिए। यस। तो अब क्या क्या फीचर्स हैं जो रिजिस के आसपास बनते हैं। फिजर्स, फिजर्स यानी दरारें। जहां से भी लावा इरप्ट होता है वहां पर फीजर्स क्रिएट हो जाते हैं, छोटी छोटे दरारें। फिर ओवर द कोर्स क्या होता है, वो दरारें जो है रिल्स का फॉर्म ले लेती हैं, छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं। और जब वो नालियां बन जाती है तो वो दोबारा से ट्रेंचिस का फॉर्म ले लेती हैं, वो भी ट्रेंचिस। फिर उनके नीचे से दोबारा से जो है मोल्टन मैग्मा ऊपर आना शुरू हो जाता है। सी माउंट। सी माउंट का मतलब यहाँ पर क्या है, ये माउंट ही है। ये बेसिकली एक छोटी सी हिल का एग्जाम्पल है। एक पहाड़ टाइप जो है क्रिएट हो जाता है वोल्केनिक इरप्शन का जो डिपोजिशन है उससे। तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल राइज से लेकर के एबिशल प्लेन तक का इलाका है, जिसको हम सी फ्लोर भी कहते हैं, वहां पर इनकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। ट्रांसफॉर्म फोर्स जब हमने देखा कि स्लाइड करते हैं, जब रगड़ खाकर एक जो प्लेट है वो दूसरी को कन्वर्ज नहीं करती या फिर दूसरी से दूर डाइवर्ज नहीं होती, बस साइड में एक दूसरे के पैरेलली वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म फोर्स। यानी ऐसी दरारें जो ट्रांसफॉर्म फोर्स में बनी। किसी प्लेट, जब कोई प्लेट आपस में उनकी फ्रिक्शन हुई और एक हल्की सी ऊपर चली गई एक नीचे आ गई, तो इससे ट्रांसफॉर्म फोल्ड क्रिएट होते हैं अलग अलग एंगल्स पर, जिनमें फिर दोबारा से फ्रैक्चर्स होते हैं, दोबारा से फोल्ट आ जाते हैं, ट्रेंचेस आ जाते हैं, और वहां पर भी वोल्केनिक इरप्शन हमें देखने को मिलता है। तो ओशन रिलीफ फीचर्स, ये रिलीफ फीचर्स का मतलब क्या है, जो वहां पर बनी, सी माउंट बने, एटोल बने, एबिशल प्लेन बना, ये रिजल्ट किस चीज का है, तीन चीजों का है। हमने बात की टेक्टोनिक शिफ्टमेंट, यानी जो प्लेट की कांस्टेंट मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो आपका ग्रेडियंट फोर्स है वो क्रिएट हो रही है। वोल्केनिक यानी टेक्टोनिक फोर्सेस की, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से जो हीट जनरेट हुई उसने वोल्केनिक इरप्शन को सपोर्ट किया। आपका जो मेंटल रीजन था, एस्टेनोस्फीयर था, वहां से उसने उसको प्रेशराइज किया और आपका मोल्टन मैग्मा ऊपर आया। जब वो ऊपर आया तो उसने एबिशल प्लेन के ऊपर फॉर्मेशन किया रिलीफ का। एक प्रोसेस हुआ ये। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ कि आपका जो एस्टुअरीन है, आपकी जो रिवर है, आपका जो डेल्टा है, वहां से धीरे 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 जो डिपोजिशनल सेडिमेंट्स आ रहे हैं उन्होंने अलग अलग डिपोजिशन बनाया। तो उसका एग्जांपल क्या, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गई। कॉन्टिनेंटल स्लोप के ऊपर जितने रिलीफ माइन्यूट फीचर्स हो गए वो हो गए। अगर हम बात करें अभी के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे यहाँ कितने वर्ल्ड में ओशन हैं। सी तो बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ 5 मेजर ओशन जाने जाते हैं। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडियन ओशन, देन हमारे राइट साइड पर पड़ता है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच वाले रीजन को हम अटलांटिक रीजन बोलते हैं। देन आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन हम जानते हैं कि जो नॉर्थ पोल से लेके और सब ट्रॉपिकल रीजन तक, जो साइबेरियन कंट्रीज को, जो रशिया को, और जो अपर स्टेट्स हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड रीजन को, इनको जो पेरिफेरी करता है उसको हम आर्कटिक ओशन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो ओशियंस हैं इनमें गल्फ भी हैं, अलग अलग सी है, मेडिटेरेनियन, रेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, डेड सी, बेज हैं अलग अलग तरीके के। इनलेट, इनलेट इज अ नैरो रीजन विच इज कनेक्टिंग वन सी टू अ मेजर ओशन, उसको इनलेट बोला जाता है। अगर हम बात करें कि ओशन फ्लोर पर सबसे ज्यादा रिलीफ फीचर कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो 3 to 6 किलोमीटर बिलो सीवेल लेवल, यानी एबिशल प्लेन के ऊपर ही आपको जो है मेजॉरिटी ऑफ द रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। ओशन फ्लोर्स के बारे में ऐसा बोला जाता है रग्ड टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी यानी दिखने वाला जो हमारे को फिजिकली अपीयरेंस होता है किसी लैंड फॉर्म का, उसको बोला जाता है टोपोग्राफी। और रग्ड का मतलब है ऊबड़ खाबड़, तो ऊबड़ खाबड़ टोपोग्राफी बोला जाता है ओशन फ्लोर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी माउंटेन्स आपको दिखेंगी, फिर छोटे फीचर दिखेंगे जिसमें हमने बात की सी अटोल, उसके बाद सी माउंट, फिर आपको डीपेस्ट कैनाल्स मिलती हैं। डीपेस्ट कैनाल्स ये वही है ट्रेंचेस जहाँ से वोल्केनिक इरप्शन होता है, क्योंकि आपको मीठा पानी तो मिलेगा नहीं वहां पर, आपको लावा मिलता है। और वाइड स्प्रेड प्लेन्स मिलते हैं आपको अलग अलग तरीके के। जब हम बात करेंगे और डिटेल में बेंथिंग जोन, उसके बाद अलग अलग जो जोन्स हैं
डीप सी के अंदर भी, उनके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो प्लेन्स है उनका कैटेगराइजेशन ज्योग्राफर ने किया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या क्या कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स फीचर्स के अंदर जो हमने बात की वही है, स्लोप है, प्लेन है, ओशन डेप्थ है। लेकिन इस मैप के अंदर, इस पिक्चर के अंदर हम क्या देख सकते हैं, दैट इज अ रिंग ऑफ फायर। इसको हम रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली वोल्केनिक इरप्शन होता है जिससे इग्नियस रॉक्स फॉर्मेशन होती है, और जो आपका सी प्लेट, जो सी आपकी प्लेट है उसका कंटिन्यूअस एक्सटेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। कहाँ पर है, तो आपका हम देख सकते हैं कि जो पूरा हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट, जो हमारा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वहां पर इक्वेटोरियल रीजन को कवर करता हुआ ये ऊपर जा रहा है, साउथ चाइना सी, जापान रीजन, और हमारा नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका, पेरू, चिले, सब कुछ ये कवर करता है। तो इस पूरी जो लाइन है, ये लाइन रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है, इफ अ क्वेश्चन कम्स, क्योंकि दिस इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द ओशन फ्लोर अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पर सबसे गहरी ट्रेंच है। आई थिंक, आई बिलीव सो दैट इट इज measured that 6,000 meters. I think maybe I'm speaking something wrong by the words, but yes, it is very deep. So we'll not get in the numbers. It is very deep and constantly the eruption takes place. अगर इसके अलावा हम बात करें तो ये जो रीजन हमें दिख रहा है, इंडोनेशिया, जावा, मलेशिया, एंड हमें जो कामागातू, जो जापान रीजन भी दिख रहा है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक्टिव वोल्केनोस पाए जाते हैं। बेरन आइलैंड की जब हम बात करते हैं वो भी हमारे ही रीजन के अंदर पड़ता है। तो ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है, जिसके वजह से ओशियनिक फ्लोर्स के अंदर अलग अलग जो है रिसोर्सेज भी क्रिएट होते हैं। क्यों, क्योंकि जब मोल्टन मैग्मा बाहर आ रहा है तो जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके बाद उसका मेटामॉर्फिज्म भी होता है, और सब कुछ जब होता है तो उसके बाद हमें अलग अलग रिसोर्सेज भी मिलते हैं, इंक्लूडिंग क्रिटिकल मिनरल्स, इंक्लूडिंग पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। यहाँ पर अगर कुछ ट्रेंचों की बात करें तो हम देख सकते हैं जावा ट्रेंच, जिसको सुंडा ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। फिलिपिन ट्रेंच, फिलिपिन जो कंट्री हम बात करते हैं हमारे न्यूज़पेपर सेशन के अंदर कि किस तरीके से चाइना और फिलीपीन के बीच में आज ही जो वेसल्स हैं उनके आपस में अटैक हुए। जापान ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच, एल्यूशियन ट्रेंच, इजुबोनिन ट्रेंच, मिडल अमेरिका ट्रेंच, पेरू चिले ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। तो ये ट्रेंचेस जो हैं, वी शुड विजुअलाइज देम, बिकॉज ऑब्वियसली द क्वेश्चन कैन नॉट कम, बट फॉर अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग वी कैन have some look on these various trenches. Yes, Karuna, you were speaking something. एंड जैसा कि आपने मेंशन किया कि यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उन्हीं की वजह से जो माइनर रिलीफ फीचर हमको पढ़ने हैं जैसे सी माउंट या फिर अबाइसल हिल, वो सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशन में हमें पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा होती है एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो जो सी माउंट हम बोलते हैं वो सबसे ज्यादा हमें पैसिफिक ओशन में मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या क्या मिनरल रिलीफ फीचर्स को हम कैटेगराइज करें, बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन इन द prelims also that what which of the following is a mineral feature of the ocean basin। तो हम देख लेते हैं, मिड ओशियनिक रिजेस, सी माउंट, वियोट, ट्रेंचेस, कैन्यन्स एंड रिजेस। इसके बाद हिल्स होती हैं, स्लीव्स, फ्रैक्चर जोन, अटोल्स, आइलैंड आर्क्स, कोरल रीफ्स के बारे में हम जानते ही हैं, सी स्कार्प्स, सबमर्ज्ड वोल्केनोस। तो वन बाय वन विल टेक देम इन डिटेल। तो मिड ओशियनिक रिजेस और सबमरीन रिजेस, इसमें so मैं now we can understand। इसमें मैं ऐड कर sorry, देती हूँ इसमें मैं ऐड okay, कर देती हूँ कि रिजेस हमने जैसे पहले भी देखा, डाइवर्जेंट बाउंड्री पे जब दोनों प्लेट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, मैग्मा ऊपर आता है जिसकी वजह से लावा सॉलिडिफाई होता है। सॉलिडिफाई होने के लिए वो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको हम मिड ओशियनिक रिजेस बोलते हैं। हमने पहले भी देखा कि कैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, वो भी रिजेस के बार बार फॉर्मेशन की वजह से होती है। तो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी का सबसे बड़ा रोल होता है। एंड यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम अर्थ पे जो बनता है 75,000 किलोमीटर लंबा, इन्हीं रिजेस से बनता है। कंटिन्यू कर लो। so Karuna, I have a question that if we want to say that Himalaya is younger or these ridges are younger, what will be your answer? यंगर तो हिमालय ही है ना।
यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। सबसे एंड में जब हम एवोल्यूशन की भी बात करते हैं रॉक माउंटेन सिस्टम में, तो सबसे यंगेस्ट हिमालय थी। एंड जो ओके ओशियनिक क्रस्ट होती है वो पुरानी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ओके, so we can say that continental crust is less denser than the oceanic crust. तो ये अगर हम बात करें कि मिड ओशियनिक रिजेस कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो मिड अटलांटिक रिज अटलांटिक ओशन के अंदर हमें देखने को मिलता है, ईस्टर्न पैसिफिक एंड पैसिफिक अंटार्कटिक रिज। so these are some common ridges. Now we can understand via this diagram as to what is the thin line of difference between each of these things. सी माउंट की हमने बात की और गुयोट की बात की। तो सी माउंट और गुयोट दोनों एक ही चीज है, लेकिन क्या डिफरेंस है? सी माउंट हैव अ वेरी शार्प क्लिफ, इसकी एक पूरी जो है एक हिल फॉर्म होता है इसका, and Guyot is like a hill, but on the top of that it is highly we can say flat. So with a flat top it's called Guyot, and with a pointed height is called seamount. So this is a thin line of difference. Erosion and volcanic islands. So now one by one we'll see seamount. तो ये माउंटेन होती है, जैसे हमने देखा भी पॉइंटेड समिट होती है, इनकी पूरी चोचदार समिट होती है, वेरी हाई क्लिफ होती है, लेकिन और ये सरफेस ऑफ द ओशन है उसको रीच नहीं कर पाती है, वोल्केनिक ओरिजिन में होती है। इनकी जो हाइट की अगर हम बात करें तो 3000 से 4500 मीटर टॉल तक भी होती है, और सबसे बड़ी कहां पर है? पैसिफिक ओशन के अंदर, हवाई आइलैंड पर, एम्परर सी माउंट। इसके बाद हम देख सकते हैं कि आइलैंड्स के बारे में भी दिया हुआ है। एक होता है वोल्केनिक आइलैंड, जहां पर हम देखते हैं अलग अलग, हमने वोल्केनो की बात की, शील्ड की बात की, कंपोजिट की बात करी, सेल्डेरा की बात करी। तो उसमें होता क्या है कि आप जो वोल्केनो होता है आपका, वो इरप्ट करता है, और उसके चारों तरफ जो सिंडर जोन उसको बोला जाता है, जो इसके चारों तरफ का रीजन है उसको बोलते हैं सिंडर जोन। वहां पर जब डिपॉजिट इकट्ठा होता है इस इग्नियस रॉक का, तो वो वोल्केनिक आइलैंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है सिंकिंग आइलैंड। सिंकिंग आइलैंड का मतलब है कि वोल्केनिक इरप्शन जब हो रहा था तो सिंडर जोन अंदर ही बन गया वोल्केनो के अंदर, जब बन गया तो ऊपर जो है पॉइंटेड फॉर्म में वोल्केनो नहीं आ पाया, धरती के अंदर ही ज्वालामुखी फटता है। गुयोट की बात करें तो आई थिंक दिस इज आल्सो द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। एंड और हम देखते हैं इसके अलावा एटोल बनते हैं। तो एटोल तो हमारे सरफेस पे भी दिखने को मिलते हैं, जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, जब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो वहां पर भी अ सर्कुलर अ रिंग फॉर्म ऑफ वी कैन से अ वोल्केनिक फॉर्मेशन इज कॉल्ड अटोल। एंड लगून जो है दैट इज द फीचर ऑफ दैट, लगून जो है दैट इज द कैटेगराइजेशन ऑफ दैट अटोल। सी माउंट हमने देखा पॉइंटेड समिट होती है। इसके बाद यहाँ पर दिखाया भी हुआ है कि किस तरीके से ये जो सारे फॉर्मेशन हुए क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो एस्थिनोस्फेयर है, जो अपर पोर्शन ऑफ मेंटल है, वहां से जो हॉट मैग्मा ऊपर आ रहा है, हम देखते हैं मेंटल प्लूमे। एंड फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन, मेंटल प्लूमे वाज अ क्वेश्चन इन द मेंस एग्जाम ऑफ द 2018। व्हाट इज मेंटल प्लूमे? डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेंटल प्लूमे। So mental plume is what? Mental plume is a narrow zone from where the hot magma is coming up and penetrating on the surface of the oceanic floor, which is giving rise to the volcano formation and subsequently to the various minor and major features of this ocean basin. गुयोट फ्लैट टॉप्ड हमने देखा, चपटा उसकी जो हाइट होती है वहां पर वो चपटा होता है, दैट इज वेरी फ्लैट। अगर आप प्रैक्टिकल फॉर्म में बोले तो हम बोल सकते हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर जो चॉपर्स होते हैं उनकी लैंडिंग के लिए, तो वो इसके लिए भी अगर हम ये धरती पे होता तो इसको यूज कर सकते थे, लेकिन हम सी माउंट को नहीं कर सकते। टेबल माउंट इसको बोला जाता है। देन इसकी भी अलग एंड अलग स्टेजेस। ये टेबल माउंट क्यों बन जाता है? पहले ये वॉल्केनिक आइलैंड के फॉर्म में बनता है, बट धीरे धीरे जो ऊपर का पोर्शन है पानी की वजह से उसका जब इरोजन हो जाता है तो फ्लैट टॉप हो जाता है इसका। एंड अबाइसल हिल में जैसे देखा हमने वो पॉइंटेड होता है, एंड दोनों ही वाटर यस। सरफेस के नीचे होते तो अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन बिटवीन एबिसल हील्स एंड वियोट, तो वियोट हमने देखा ऊपर से फ्लैट होता है, टेबल लाइक। क्यों होता है? जैसा कि बताया गया है अभी। एबिसल हील्स राउंडेड होते हैं, हिली होते हैं। जब हम बात कर रहे थे कि जो टोपोग्राफी होती है रग्ड होती है, क्यों? क्योंकि एबिसल हील्स छोटी छोटी हील्स आ जाती हैं, राउंडेड फॉर्म में होती हैं, हिली हिल फॉर्म में होती हैं, तो इसकी वजह से ही बोला जाता है रग्ड टोपोग्राफी ऑफ द एबिसल प्लेन।
इसके अलावा ओरिजिन अगर हम बात करें तो ग्योट का भी वोल्केनिक है और एबिसल हिल्स का टेक्टोनिक है। क्यों? क्योंकि जब टेक्टोनिक शिफ्ट हो रही है ओशन फ्लोर की, उसकी वजह से वो हिल जो है वो ट्रांसफॉर्म प्लेट या फिर सबडक्शन जोन या फिर जो डाइवर्जेंट जोन है उसकी वजह से वो एबिसल हिल क्रिएट होती है। हाइट की अगर बात करें तो गुयोट इज टॉलर देन एबिसल हिल्स, जैसा कि हमने देखा, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि एबिसल हिल्स की जो हाइट होती है दैट इज आल्सो नॉट मिनिमल, दैट इज आल्सो वेरी सब्सटैंटिव, व्हिच इज 3000 मीटर्स टॉल तक भी हमें देखने को मिलती है। कहां पर? पैसिफिक ओशन के अंदर। एटोल, तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ एटोल। लेकिन एटोल को अगर हमें समझना है तो हमें लगून को समझना बड़ा जरूरी है। तो लगून क्या होता है? लगून, और लगून को अगर आपको समझना है तो लगून के लिए आपको जरूरी है कि सीक बार को समझना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब डेल्टा डेल्टा रीजन से आपका जो पानी और सेडिमेंट समुद्र के अंदर जाता है तो क्रिसेंट शेप बन जाती है, कहीं कहीं पर मिट्टी का ढेर लगना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं बार। जब वो क्रिसेंट शेप आपका डी फॉर्म ले लेता है उसको बोलते हैं स्पिट बार। और जब वो 360 डिग्री एंगल बना दे यानी पूरा गोले आकार में आ जाए उसको बोलते हैं लगून। तो एटोल इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ द लगून फॉर्मेशन। तो एटोल में क्या होता है? एटोल इज नॉट द वोल्केनिक थिंग। एटोल में आपके जो कोरल रीफ्स होते हैं वो सब सरफेस पे, आपके जो ओशियनिक सरफेस है वहां पर एक लगून फॉर्म कर देते हैं, जिसके कारण से एक लो आइलैंड फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि जब आप पानी की एंट्री और एग्जिट बंद कर देंगे उसके बाद जो कोरल पॉलिप्स हैं उनका जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनाते हैं वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ओवर द टाइम ऑफ कोर्स इतना हो जाएगा कि ऑब्वियसली ऑन द सरफेस ऑफ द सी, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर यू विल सी अ काइंड ऑफ माउंट। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जो एटोल है दे हैव अ सर्कुलर रिंग काइंड ऑफ शेप जो कि कोरल रीफ की बनी होती है और लगून शेप होती है। और कहाँ पर मिलती है? फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है। हम बात करते हैं अलग अलग नदियां, यमुना के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ब्रैक्रिश वाटर, हाईली सैलिन वाटर, इन सारी चीजों के अंदर आपको जो है देखने को मिलती है। लेकिन कहाँ दिक्कत है? व्हेन द टेम्परेचर इन्वर्जन इज वेरी हाई, व्हेन देयर इज अ हाई ग्लोबल वार्मिंग, the atoll will start deplenishing। रीफ, तो रीफ की हमने बात की कि जो ट्रेंचेस के दोनों तरफ पैरेलली जो छोटी छोटी माउंट्स और ओवर द कोर्स जो बड़ा रूप ले लेती है उनको रीफ बोला जाता है। So I think we can end here, and from tomorrow we'll start our journey in the ocean, in the Pacific Ocean and the other oceans from the reef. So please keep watching Ansakari and stay happy. Thank you so much.